Hello, myself Dr. Lakshmi Gupta, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। इससे पूर्व कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य, शास्त्रीय दृष्टिकोण भी इसे कहा जाता है, टेक्सचुअल क्लासिकल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत इसे प्रमुख तौर पर 4 भागों में विभक्त किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पूर्व क्लास में हमने इन चारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज का शास्त्रीय दृष्टिकोण की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इन विशेषताओं को मोटे तौर पर कई भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत पहला दार्शनिक आधार, जिसे हम मौलिक विशेषताओं के तौर पर जानते हैं, और दूसरा है संगठनात्मक आधार। दार्शनिक आधार के अंतर्गत जो प्रथम बिंदु जिस पर अब हम चर्चा करेंगे वो है धर्म। धर्म भारतीय समाज का प्रमुख आधार रही है। प्राचीन काल से ही धर्म के आधार पर हम चीज़ों को समझने का कार्य करते थे। अनेक धार्मिक पुस्तकें की रचना आदिमकालीन युग में देखने को मिलती है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें उस समाज के संगठन के बारे में, उस समाज के धरोहर के बारे में, उस समाज की संस्कृति के बारे में बताने का कार्य करते हैं। धर्म, जैसा कि कहा जाता है, इसे तर्क के आधार पर नहीं समझा जा सकता। ये केवल अध्यात्म है जिसे हम केवल आस्था के आधार पर ही समझने का कार्य कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ हैं। व्यक्ति को इन पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा हमारे धर्मों में कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब हम धर्म, अर्थ, काम तीनों को प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमारे धर्म के अनुसार माना गया है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म, कर्म और पुनर्जन्म। कर्म व्यक्ति का काम। जो हमारा धर्म है या समाज में जिस व्यक्ति का जो धर्म है, जो कर्म है, उसे अपना कर्म करना चाहिए। जैसे छात्र धर्म, शिक्षक धर्म, राजधर्म। जो व्यक्ति का पद है उसके आधार पर उसके जो कर्म हैं, व्यक्ति को वह कर्म करना चाहिए। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में कहा जाता है कि हमने जो आज किया है वह हमें कल प्राप्त होगा, और हमने जो पहले किया था वो हमें आज प्राप्त हो रहा है। कर्म और पुनर्जन्म, यानी हमें
सद्कर्म करने चाहिए। यदि हम सद्कर्म करते हैं, अपने कर्मों का पालन करते हैं, तो हमारा पुनर्जन्म अच्छा होगा। इसी दार्शनिक आधार के आधार पर ऋण और यज्ञ, प्रत्येक मानव के ऊपर अनेक प्रकार के ऋण होते हैं। ऋण कहते हैं उधारी, जैसे देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, ऋषि ऋण, ये हमारे ऊपर ऋण है। हर व्यक्ति को इस ऋण से ऋण होने का कार्य करना चाहिए। यज्ञ हवन, जो कि हमारे समाज का बहुत प्राचीन कार्य रहा है, जिससे व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिलती है। हर गृहस्थ को यज्ञ अवश्य करना चाहिए, जिससे कि मन, आत्मा और समाज की पवित्रता को बनाए रखा जा सकता है। संस्कार, हिंदुओं में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं। व्यक्ति के जन्म लेने से पूर्व से ही उसके वह संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, या हम कहते हैं गर्भधारण से ही व्यक्ति के संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। और अंतिम संस्कार, जिसको हम कहते हैं दाह संस्कार या अंत्योष्टि, जो अंतिम संस्कार के तौर पर जाना जाता है, एक हिंदू के जीवन में ये 16 संस्कार प्रमुख माने गए हैं। ये कुछ दार्शनिक आधार हैं जिसके आधार पर हम भारतीय समाज को समझने का कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संगठनात्मक आधार। संगठनात्मक आधार के आधार पर हम इसे निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण के आधार पर हमारे समाज को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस व्यक्ति का जो वर्ण है, उस वर्ण के आधार पर उसके कर्मों का उल्लेख या कार्यों का उल्लेख किया गया है। आपने किसी भी जाति में जन्म लिया हो, आपने जिस कर्म को कर रहे हैं, उस कर्म के आधार पर आप उस वर्ण में शामिल हो जाते हैं। दूसरा है आश्रम व्यवस्था। हमारे समाज में मानव के जीवन को 100 वर्ष तक माना गया है। इस 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रम में विभक्त किया गया है, और प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति के कार्यों का पहले से ही उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति को किस आश्रम में रह के कौन सा कार्य संपादित करना है। इन चारों आश्रम में से जो सबसे प्रमुख आश्रम माना गया है, वो है गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संस्कार करता है, यज्ञ करता है, ऋण से ऋण होता है। अनेक प्रकार के कार्य इस गृहस्थ आश्रम में किए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति ने यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तीसरी है जाति व्यवस्था। हमारे समाज में जाति के आधार पर 4 वर्गों में इसे विभक्त किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदिकालीन समाज में जाति के आधार पर कर्मों का विभाजन किया गया था। किसी भी जाति के व्यक्ति को ना तो ऊंचा और ना ही नीचा समझा जाता था। सबके कार्य समाज व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए बताए गए थे। उच्चता निम्नता जैसा संस्करण जाति में देखने को नहीं मिलता था।
लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया वैसे वैसे जाति व्यवस्था में संस्करण भी देखने को मिलने लगे। लास्ट और प्रमुख बिंदु आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार उस परिवार को कहा जाता है जिसमें 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, उनका पूजा स्थल एक है, संयुक्त संपत्ति है, संयुक्त रसोई है, हर सुख दुख में परिवार का हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ दिखता है। ये संगठन के आधार पर कुछ हमारे समाज के प्रमुख बिंदु बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान में यह देखने को मिल रहा है कि संयुक्त परिवार विघटित होकर अब एकाकी परिवार में परिणत हो रहा है। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं शास्त्रीय दृष्टिकोण की। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज का विकास किसी एक काल में नहीं हुआ और ना ही इसके विकास में किसी एक जाति, प्रजाति, धर्म, संस्कृति का योगदान रहा, बल्कि विभिन्न सभ्यता, संस्कृति, धर्म, प्रजाति के लोगों ने एक दूसरे से घुलने मिलने और पारस्परिक आदान प्रदान के कारण ही भारतीय समाज का विकास संभव हो सका है। धन्यवाद।